चलो, सबसे पहले रिपब्लिक डे की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो शुभकामना है हमें आगे तक लेके जानी है, और मेन मुद्दा ये है कि हमें सिलेक्शन ले चाहिए, है ना। यही चाहिए हमें। हम पढ़ रहे हैं भाई, 26 जनवरी के दिन भी हम लोग मेहनत करके पढ़ रहे हैं, और एक एक आर्टिकल और एक एक बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमने पहले फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, ये सब चीजें हमने कवर करी है, और ये सब कवर करने के बाद ये जो आज मैं लाइव सेशन कंडक्ट करा रहा हूं, उसका मतलब यही है कि बच्चे समझ पाए कि हमारे स्टडी कैसे हो रही है, और जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही तरीके से पढ़ा रहा है कि नहीं। अगर वो जब बैच ज्वाइन करेंगे तो उनको पता भी तो चलना चाहिए ना कि टीचर भाई किस लेवल का पढ़ा रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी बच्चा अगर ये वीडियो देखेगा उसको एक चीज तो श्योर हो जाएगा कि भाई क्वालिटी मिलेगी, और सिलेक्शन होने की पूरी सम। देखो, सिलेक्शन मैं ये बोल सकता हूं, ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप बोल दो कि सर आप बोल दो 100% सिलेक्शन, तो मैं आपके साथ आऊंगा, पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। आप बोलो सर एग्रीमेंट करा दो, एग्रीमेंट कराओगे, जैसे बहुत सारी एकेडमीज है एग्रीमेंट, पुलिस भर्ती में एग्रीमेंट करवाती है। भाई अगर एग्रीमेंट, अगर पुलिस से तेरे सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं तेरे को पैसा रिफंड कर दूंगा। आई एम लिटरली सॉरी बेटा, 2.5 लाख लोग एग्जाम दे रहे, मात्र 400 लोग का सिलेक्शन होता है। एग्रीमेंट छोड़ो, मेरे जैसे और हजारों एकेडमियां पढ़ा रही है, तो उनमें से भी 1 2 4 बच्चे ही निकल पाते, सच्चाई यही है। बट हाँ, अगर आपने ये स्टडी कर ली तो आपके फर्दर जो एग्जाम होंगे, यू विल बी एप्लीकेबल और एलिजिबल फॉर एवरी क्राइटेरिया। आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा समाज में, इस वजह से आप पढ़ रहे हो। मेन मुद्दा ये। दूसरा चीज, आपका सिलेक्शन होना है वो आपकी कैपेबिलिटी पे भी डिजाइन होता है। कैपेबिलिटी भी आपका इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है एकदम। अगर मैं यहां से पढ़ा दूं, ठीक है, और पढ़ाने के बाद आप घर पे जाके रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, तो मेरे पढ़ाई का कोई मतलब निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। और जो हम लोग मॉक्स कर रहे हैं, मैं टेलीग्राम पे आपको मॉक्स करवा रहा हूं, तो उसका इंटेंस क्या है? उसका इंटेंस यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करो। अभी तो हम सिर्फ पॉलिटी के कुछ 10% पे बढ़े हैं। डीपीएससी मतलब 10% अभी तक। पार्लियामेंट बाकी है, उसके बाद प्रेसिडेंट बाकी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बाकी है, यूपीएससी बाकी है। यूपीएससी एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन बाकी है। उसके बाद आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब बाकी है। जुडिशरी पूरी बाकी है। उसके बाद आपका बाकी है पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपालिटीज बाकी है। तो इतनी सारी चीजें तो और बाकी है। अब सोचो कि अभी तो हम 10% पे ही है। फिर उसके बाद ये पॉलिटी खत्म होने के बाद जब आपका टेस्ट वो होगा पूरे सिलेबस पे, जब आपको पता चलेगा कि आपको कितना परसेंट आ रहा है, जब पता चलेगा ना। क्योंकि भाई जब यूपीएससी का एग्जाम दोगे, आपसे पूछ के थोड़ी ना वो एक क्वेश्चन पेपर बनाएगा, वो तो कहीं से भी बनाएगा। और मैं आपको डैम श्योर बोलता हूं, आपको ये चीज तो मैं श्योर करके बोल सकता हूं, आपने पॉलिटी पढ़ ली, पूरी कंप्लीट कर ली, जो कि मैं मार्च तक कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आप एमपीपीएससी का पेपर उठाओ, एमपीएससी का पेपर उठाओ, यूपीएससी का पेपर उठाओ, बिहार पीसीएस का पेपर उठाओ, कोई भी पीसीएस पेपर उठा लेना और सॉल्व करना। मैं लिख के देता हूं, तुम सॉल्व कर जाओगे। मैं लिख के देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पर भरोसा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एक केपेबल है, सफिशिएंट है। भाई यूपीएससी का जब अभी एग्जाम होगा जून में, मई जून में यूपीएससी का एग्जाम होगा सिविल सर्विस का, वहां से भी आपको जब पेपर आएगा तो तुरंत बता दूंगा, देखो ये पेपर है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो क्या लेवल तक सर टच कर गए। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडिया। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सब इससे पहले वाला क्या पोर्शन पढ़ा हमने? किस चीज के प्रिंसिपल? मतलब हमने पढ़ा क्या? डीपीएसपी पढ़ा ना। हाँ, मुद्दा ये है, हमने पढ़ा क्या? तो डीपीएसपी पढ़ा हमने। तो डीपीएसपी क्या है पहले वो मुझे बताओ। जो हमारे लिए तो प्रिंसिपल है वो, हमारे लिए प्रिंसिपल, आप अच्छे से सुनो और समझो। मैंने अच्छे से बताया और आप अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे हो। हमने पूरा खत्म कर दिया डीपीएसपी जबकि।
ठीक है, हमने डीपीएसपी पूरा खत्म कर दिया, उसके बावजूद भी आपको चीजें समझ नहीं आ रही, तो अब मैं क्या करूं? बेटा डीपीएसपी का मतलब है राज्य और यूनियन को कुछ निर्देश दिए गए हैं, उस पॉलिसी पे आपको काम करना है, पॉलिसी बनानी है। जैसे कि विलेज पंचायत बनाना है तो बनाया ना, पार्लियामेंट ने ही बनाया ना, तो पार्लियामेंट को डीपीएसपी आदेश दे रहा है, पार्लियामेंट को डीपीएसपी क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है कि आपको क्या करना है, समाज के लिए ये कानून बनाने हैं। जैसे कि काउ स्लॉटिंग, हमको क्या करना है? गाय को काटने से रोकना है, ठीक है, तो ये क्या है? समाज में कानून बनाओ ना इस चीज के लिए। तो मेजोरिटी चीजें हमने क्या देखी कि कानून बने हुए हैं सब चीज पे, कोर्ट नहीं ले जा सकते। हाँ, बस उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते आप, क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या बहाना दे देगी, हमारे पास फंड ही नहीं है। अब वो झूठ बोले चाहे नहीं बोले, पर मुद्दा ये है कि वो यही बोलेगी ना हमारे पास फंड नहीं है। अब जब वो बोलेगी कि फंड नहीं है, तो जनरली फिर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना? तो यही चीज आपको समझनी। और क्या डीपीएसपी के अंदर, जैसे कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। भाई महिलाओं को, जैसे एक पुरुष है वो 8 घंटा किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको 500 रुपए दिहाड़ी मिल रही है 8 घंटे की, वही महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। पर महिलाओं को अगर 300 रुपए दे रहे तो ये तो अनइक्वल पे हो गया, काम सेम वो ही कर रही है ना? तो उसके लिए लेबर लॉ आए हुए हमारे, पार्लियामेंट ने कानून बनाया हुआ है कि नहीं? तो इसी को बोलते डीपीएसपी। समझो, इसी पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा कि डीपीएसपी का मेन मोटिव क्या है। और आप ये बोलोगे कि प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल्स कैसे प्रिंसिपल से, समझे ना? जैसे कि बच्चों को एजुकेशन देना है, 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना है, तो ये एजुकेशन हमारे फंडामेंट, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एजुकेशन की जब बात आ रही तो तीनों सेक्टर में, तीनों में कैसे? फंडामेंटल राइट में भी एजुकेशन की बात करी गई है। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? जल्दी झांको, जल्दी झांको, कौन सी आर्टिकल फंडामेंटल में बात करी? 21 सब क्लॉज ए, देखो अच्छे से ना। अब कंपल्सरी एजुकेशन 21A में सब क्लॉज है, ये पुट किया गया है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया हुआ है, और मैंने 2009 में, ठीक है। तो यही चीजें भाई क्वेश्चन पूछेगा, समझ लो। उसके बाद हमने किसके अंदर देखा? डीपीएसपी के अंदर भी देखा है, 45 आर्टिकल बोल रहा है कि नहीं, कि हमको कंपलसरी एजुकेशन देना है, और फंडामेंटल राइट्स भी बोल रहा है आपको कि कंपलसरी एजुकेशन आपको देना है। तो ये तीनों के अंदर ये चीज डाली गई है, ठीक है। समझ में आई चीजें? क्लियर हुई? और हमको ये चीजें बार बार चेक एंड बैलेंस में रखनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे फेम होता है। चलो आगे बढ़े। हमारे अब कुछ मौलिक कर्तव्य भी है, हमने हमारी जो क्या बोल सकते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा होना चाहिए, वो हमारे फंडामेंटल राइट है। जैसे हमको बोलने का अधिकार है, हमको लिखने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट्स है, हमको फ्रीडम है, कहीं भी हम घूम सकते हैं। बट हमारे कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए ना, तो वो कर्तव्य हमें किस में बताए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज में। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 51A के अंदर। किसके अंदर आता है? 51A के अंदर, मतलब सब क्लॉज है, मतलब ये बाद में ऐड किया हुआ है। और ये कब ऐड किया गया है? स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। ये देखो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रिकमेंडेड दैट स्वर्ण सिंह कमेटी, ये देख स्वर्ण सिंह कमेटी। और कौन से पार्ट में, ये भी देख लेना, पार्ट 4A में है। हाँ कम क्यों कि क्या? बेटा बहुत सारे हैं, अभी देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत सारे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो वो कंटिन्यू। क्या नाम है आपका? शुभम, पूरा नाम? अच्छा ओके, ये फर्स्ट डे है आपका। व्हाई यू शुड ज्वाइन एनडीए? एनी रीजन इज देयर? कोई रीजन ही नहीं? अरे यार
ऐसे ही करना, ऐसे ही क्यों कर रहे हो? तो वही तो पूछ रहा हूँ। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जा, थोड़ा सा आराम से कंफर्टेबल हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई तो रीजन होगा ना कि डिफेंस में जाना है, देश के लिए कुछ करना है, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा वो तो है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको एक शेड्यूल बता देता हूँ, आप थोड़ा सा न्यू स्टूडेंट हो तो आपको शेड्यूल में बता देता हूँ कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये 3 दिन लेक्चर होते हैं। ठीक है, सर ने आपको बताया ही होगा जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे आपसे। तो आज फ्राइडे, आज छुट्टी इसलिए नहीं रखी गई है क्योंकि वीक में 3 ही दिन होता है एनडीए का लेक्चर, और मैं एसएसटी कंडक्ट करता हूँ, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक टाइम लीजिए, समझिए हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप नोट डाउन करना। ठीक है, और उसके बाद चीजें मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मैं पूरे क्लियर कर दूंगा। कंफर्टेबल हो हिंदी इंग्लिश में? कोई इशू तो नहीं है? कौन से कॉलेज में हो? मॉडर्न, अरे अच्छा हाँ, है क्या पहचान नहीं? तो गले वाले नहीं मिले तुम? अच्छा कल ही मिला था, अच्छा 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 अच्छा। तो फिर मेरे बारे में कुछ बताया कि नहीं? पब्लिसिटी होनी चाहिए मेरी, ऐसा नहीं है या फिर? चलो थोड़ा सा सुनो, अभी नोट डाउन, जैसे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बस उतना उतना लिख लो, फिर आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले ये कहां से लिया गया ये भी देख लेना, ये तो पता चला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से लिया हुआ है। ठीक है, फंड भाई रशिया बेटा उस समय यूएसएसआर था, रशिया 1992 से पहले रशिया फेडरेशन होता था। ये आज किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेकिस्तान, अजरबैजान, ये सब यूक्रेन फुक्रेन सब उसी के अंडर में थे। ये तो अपने चिल्ले पुल्ले निकल गए बाजू में, वरना तो भाई यूएसएसआर जैसी कोई कंट्री नहीं थी। और आज भी एशिया में सबसे बड़ी कंट्री कौन है? रशिया। पर ये मत बोल देना पूरा रशिया एशिया में आते, नहीं बेटा, उसकी कैपिटल जो है वो खुद यूक्रेन, वो यूरोप में, मॉस्को, वो भाई जर्मनी के पास है। ठीक है, चलो तो कब लाया गया, देखो पार्ट 4A में सबसे पहला चीज, ठीक है, उसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू लाया गया, घोट के पी लो एकदम, घोट के पी लो। दूसरा कौन सी कमेटी? ये स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा लाया गया। ठीक है, अब आ जाओ, 11 ड्यूटीज थी जब इसको लाया गया, 11 ड्यूटीज थी इसको लाया गया। सुन लो बेटा, मत लिखो अभी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस सुन लो, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा पर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, चलो 11 ड्यूटीज थी जिसमें आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको जोड़ा गया। जब हम लाए थे जब कितने थे? 11, अब कितने? अबे अब कितने हैं? हाँ अब रह गए 10। अरे 51A के अंदर है ना, पढ़ तो रहे हैं, किसके अंदर है? कॉन्स्टिट्यूशन 51A, अंडर आर्टिकल 51A के अंदर है। ठीक है, तो ओरिजिनली, अब आपसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल राइट थे, कितने बोलोगे फिर? ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट थे? अभी अभी पढ़ रहा है और अभी, अरे फंडामेंटल राइट की पूछ रहा हूं, फंडामेंटल राइट की पूछ रहा हूं। तो ओरिजिनली कितने थे? 7। ठीक है, और अब कितने? अब 6 है। ठीक है, अब आ जाते हैं ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी कॉन्स्टिट्यूशन में? ड्यूटीज 11 थे, फिर गलत बोल दिया। अरे बेटा ओरिजिनली तो थे ही नहीं ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया है ना, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ये पहले नहीं था, ये कब आया है? 1976 के अंदर, इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पे आया है ये। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था क्या, तो नहीं। हाँ, नन ऑफ दी अबव नहीं, बस नहीं बोल रहा है। ठीक है, हाँ दूसरी चीज फिर कब आया? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर वो पूछ ले ओरिजिनली जब मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करे तो कितने थे? 11। ठीक है, और अब कितने? 10। ठीक है, समझ में आया? यहीं से 5 क्वेश्चन बना दिए तुरंत खड़े खड़े, एक 4 लाइन से 4 क्वेश्चन तुरंत बन जाते हैं।
फंडामेंटल ड्यूटीज आर सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द सिटीजन। बेटा राइट्स तो बहुत ले लिए, हम यहाँ नाच कर सकते, यहाँ गाना कर सकते, हम ये कर सकते, वो कर सकते, बट आपको ड्यूटीज भी तो पता होना चाहिए, आपके कर्तव्य भी तो कुछ मायने रखते हैं। पता चला आपके माँ बाप आपको सब चीज दे रहे हैं, ठीक है, इंजॉय योर सेल्फ, बट जब उनका बुढ़ापा आएगा तो आपके भी तो कुछ कर्तव्य है, तो वो ही कर्तव्य आपको बस समझने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। However, the directive principal duties are non-justiciable। लिख लो, ये नॉन जस्टिसेबल है, कहीं जस्टिस के लिए आप अपील नहीं कर सकते, जैसे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं constitute reminder of democratic conduct। Fundamental duties are indeed to serve as a constant reminder to every citizen, while the constitution especially confirm the fundamental right। मतलब fundamental duties आपके कुछ कर्तव्य दिखाती है, पर उसके साथ साथ आपका fundamental right भी है कर्तव्य के साथ साथ, और हर एक सिटीजन को ये समझना होगा, हर एक नागरिक को ये समझना होगा कि आपको जीने का अधिकार है, पर औकात में। इसका मतलब ये नहीं आप किसी का मर्डर कर, भाई सामने वाले को भी तो जीने का अधिकार है कि नहीं। अब अगर आपके मुख से शुद्ध भाषा निकलेगी तो किसी के हाथ से भी बस कुछ शुद्ध हाथ चलेंगे उनके लिए, राइट टू फ्री हैंड, है ना भाई, सबका अधिकार है ना। आप जब अच्छे कड़वे कड़वे वचन बोलोगे उन्हें, तो भाई उनके भी तो कड़वे कड़वे फिर लपाड़े पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, समझे। चलो आगे, against the anti-social activities, warning to the people against the anti-social activities, the nation burning the flag। भाई झंडे को नहीं जला सकते तुम, ये अमेरिका का झंडा नहीं है कि चड्डी पे भी बना लो, ये अमेरिका का झंडा नहीं है, ये झंडा है देश की शान आन और बान का। आज 26 जनवरी है, मतलब हमें देश की शान आन बान को बचा के रखना है। डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, जब भी दंगा होता है सबसे पहले बस ही जलाएंगे, सबसे पहले टायर और दुकान लूटते हैं, उनके बाप का है क्या जो ये सब करते हैं? वो जो दंगाई लोग होते हैं इनके बाप का है क्या? बेटा ये याद रखना, तुम्हारे बाप दादा ने टैक्स भरा है, उसके वजह से ये प्रॉपर्टी बनी है। एक जब पीएमपीएल की बस जलती है ना बेटा, 60 लाख रुपए का खर्चा होता है, वो पीएमपीएल बस क्या 2 रुपए में आती है क्या? वो इलेक्ट्रिक वाले को 1 करोड़ की आती है। नहीं, अभी लिटरली सोचो ना, आप इतनी महंगी महंगी बसों को तुम जला दोगे तो बेटा फिर भाड़ा बढ़ेगा। जब पिंपरी से क्या बोलते पुणे जाने का भाड़ा 20 रुपए मांगता तो कैसे इतना भाड़ा बढ़ गया? तो बेटा जब तुम बस जलाते हो जब भी तो सोचा करो, सरकार वसूलेगी कैसे? तुमसे ही तो वसूलेगी। तो दंगाई भाई रोड पे जो करना है करो, सो तुम अपने आप को जलाओ, ये लो ऐसा जलाओ अपने आप को। तो ये सब चीजें क्या वो नायक मूवी में, हाँ वही करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस, ठीक है, हमको क्या नहीं करना है, लोगों को देखो, आपको कोई भी चीज करनी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, आप आंदोलन करो, शांतिपूर्वक करो। मैंने आपको पहले भी बताया, हाँ मैं फिर क्या बोल रहा हूं, अगर ये भीड़ भी अगर अग्रही हो गई, अगर लठ उठा लिया इन लोगों ने और या पुलिस पे आक्रमण करने की कोशिश करी, प्रशासन पूरी खड़ी हो जाएगी सामने, फिर इतना तोड़ेगी कि भूल जाओगे अगली बार आंदोलन करना, फिर वो जो मिलने वाला तो वो कुछ नहीं मिलेगा। कभी भी एग्रेसिव मोड में जाओगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो आपको तोड़ दिया जाएगा। बेटा सीआरपीएफ आ जाएगी तलेगांव से डायरेक्ट, ज्यादा उग्रवाद फैलाओगे नहीं, वो सब डिवीजन है, हर जगह नहीं होता है ना। सीआरपीएफ सेंट्रल तलेगांव से डायरेक्ट रवानगी दे देगी, बिना सायरन के लोग पहुंच जाएगी वो 2 घंटे के अंदर मुंबई। सीआरपीएफ है भाई, वो जहां बोलो वहां पहुंच जाती। और वो भी छोड़ो, वहां सीएसएफ खड़ी भी है ना, वो संभाल लेगी जब तक मोर्चा, जब तक सीएसएफ खड़ी है ना वहां वो संभाल लेगी। इतना तोड़ेगी ना भूल जाओगे बाद में आंदोलन करना। इसलिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी मांग रखनी पीसफुल, तो वही बोलिए डिस्टर्बिंग पीस और पब्लिक पीस, मतलब पब्लिक को हानि नहीं होना चाहिए,
रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आजादी के बाद 10-12 साल के लिए रखा गया था। देखो लिटरली तो ऐसा ही कुछ था, बट 10-12 साल में आज भाई 77 ईयर हो गए तो भी हम डेवलपमेंट नहीं दे पाए SC ST OBC को। तो आप कहां लगे हो 10 साल में डेवलपमेंट हो जाता। भाई हमारे जो फोर फादर्स थे उनने यही विचार रखे थे कि हाँ ये 10-12 साल में देश में कुछ बदलाव कर देंगे और गरीबों को ऊपर उठा देंगे, ST ST वर्ग को क्या करेंगे लोग ऊपर उठा देंगे। भाई आज भी भीख मांग रहे हैं वो, आज भी SC ST कम्युनिटी जो बौद्ध कम्युनिटी है उनकी हालत देखो ना, झोपड़पट्टी में नहीं रह रही है। तो क्यों रह रही है वो, जब इतना ही डेवलपमेंट हो चुका है तो वो झोपड़पट्टी में क्यों है। भाई क्वेश्चन उठना चाहिए ना। चलो बौद्ध कम्युनिटी में आते हैं, तो देख वो आती SC कम्युनिटी में ही है, वो रिलीजन बना दिया गया, रिलीजन सच कुछ है नहीं सच बोलो तो, ठीक है ना, रिलीजन बना दिया गया, बट वो SC कम्युनिटी में, SC कम्युनिटी मतलब अनटचेबल्स, उनको कोई छूना ही पसंद नहीं कर रहा, यही मान के चलो तुम लोग, दलित दलित जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भाई 10 साल में उनको झाड़ू से ऊपर कोई नौकरी नहीं देना चाह रहे हो तुम लोग, आज भी देखो ज्यादातर लोग झाड़ू ही लगा रहे हैं, गटर ही साफ कर रहे हैं, मैनुअल स्केंजिंग ही कर रहे हैं, तो वो उनका डेवलपमेंट है, वो उनके लिए अच्छी बात है। एजुकेशन हर घर तक पहुंचा पा रहे हो क्या आप। तो भाई गवर्नमेंट फिर किस बेसिस पे बोल रही कि इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम। और फिर जब SC ST का रिजर्वेशन का बात आता है फिर बोलते हैं कि नहीं इनका तो रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। तो उनको फिर इक्वलिटी दो, उनको समान अधिकार दो, एजुकेशन राइट्स अच्छे से दो। नहीं सर, पढ़ तो सकते हैं सर, कुछ नहीं, क्या हुआ, पढ़ने को तो आदत है सर, हाँ तो पढ़ सकते हैं ना, हाँ तो पैसा तो दो पढ़ने के लिए। हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ उनमें से एक पढ़ रहा है और एक ऐसे घूम रहे हैं, हाँ उनकी तो थोड़ी सी है। हाँ ठीक है। अभी ये जो बात है इस पे हम बहुत हेल्दी डिस्कशन कर चुके, ठीक है, और भी करेंगे, पर मुद्दा है देखो देखो एक छोटे और ब्रीफ में समझाना चाहता हूँ। अप्रोक्सीमेटली SC की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 25 करोड़ है इंडिया में, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, छोटा मोटा आंकड़ा पकड़ के, अभी 2021 का जो डाटा आना था वो आया नहीं है, सेंसस आया नहीं। भाई ये 25 करोड़ की जो आबादी है, मुझे एक चीज बताओ, ये 25 करोड़ में से कितने करोड़ लोग हैं जो कि IAS और IPS बन चुके हैं। अरे बाबू SC और ST कम्युनिटी से अगर तू देख के भी चलेगा ना, एक एवरेज 1000 में भी नहीं है, 1000 IAS IPS जो कि टॉप मोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे भी आपको नहीं मिलेंगे। तो फिर आप कहां बोल रहे हो इनको फ्रीडम मिल गई है, एजुकेशन मिल गई है। हाँ प्लस आपका जो कंसर्न था, मुझे एक बात बताओ कि हम जैसे पढ़ रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ सकते। आप कोई कौन से कॉलेज में हो, कितना फीस है आपका 11th का, 23,000, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड से IT वाईटी लेके अभिषेक का कितना है, 35 है। अब मुझे एक बात बता, 35,000 रुपए वो कहां से भरेगा, वो झोपड़े में रह रहा, वो 35,000 रुपए भरेगा, तो फिर उसको एजुकेशन कैसे मिलेगा। हाँ? अभी तो नहीं, फिर मुझे एक बात बताओ कि फिर लोग IIT की तैयारी क्यों कर रहे हैं, तो कॉलेज तो बहुत सारे हैं ना, एडमिशन ले सकते हैं ना, समझे हो ना बेटा, उतना ही अगर उन लोग के पास क्षमता होती, पैसा होता, तो वो उठ नहीं जाते। और देखो गरीबी का सबसे मेन मोटिव जो मैं मानता हूं पर्सनली इट्स माय, कि गरीबी जब तक नहीं हट सकती जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगा। उनके घर में जाके देखो कितने लोग पढ़े लिखे, और अगर एक पीढ़ी पढ़ेगी तभी तो दूसरी पीढ़ी पढ़ेगी ना। जब उस पीढ़ी को देखो, एक तो तुमने पहले से ही उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, ये 77 साल में एजुकेशन एजुकेशन का ढिंडोरा पीट रहे हो, तो ये 77 साल में कौन सी तुम्हारी सेकंड जनरेशन हो गई है, कौन सी सेकंड जनरेशन हो गई है तुम लोग की, बताओ। 77 भाई, एक पीढ़ी खत्म होती है 100 साल की है, तो 77 साल में तुम्हारी कौन सी पीढ़ी पढ़ ली है। तो समझे, अब अक्कल आई ठिकाने कि भाई अभी भी उनके साथ वही हाल हो रहा है। आज भी मैंने कितनी रिपोर्ट्स अपने करंट अफेयर में पढ़ाई है, दलित के साथ ये हुआ, दलित के साथ रेप हुआ, दलित के साथ छुआछात हुई है, क्यों हो रही है, फिर समाज में इक्वलिटी क्यों नहीं है। आज आप भी देखो, जय भीम वालों से आप प्यार करते हो, आप जय भीम वालों को अपने पास बिठाते हो, नहीं बिठाते हो, समाज में बिठाते ही नहीं है, क्यों, क्यों उनके साथ एट्रोसिटीज हो रही है समाज में अभी भी, क्या कारण है। जहां जय भीम वाला दिखा, अच्छा ये तो जय भीम से, अच्छा भाई क्या उसके अंदर कुछ ऐसी गंदगी लगी है क्या, इंसान नहीं है वो।
तो समाज में अनइक्वलिटी क्या है, ठीक है, तो वो समझने की बात है। बिल्कुल, इट्स अ राइट पॉइंट, इसे बोलते हैं एजुकेटेड पर्सन। जब आप एजुकेशन ले लोगे, हर घर तक एजुकेशन पहुंच जाएगा, उस दिन मैं समझूंगा कि सफल डेमोक्रेसी हमारे देश में चल रही है। नहीं तो डेमोक्रेसी किस बात की, अमीर और अमीर हो रहा है, अडानी अंबानी और अमीर हो रहे हैं और गरीब तो गरीब ही रह रहा है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े, ठीक है भाई, तर्क पे बात हो तो मजा आता है, फालतू हवा वाली बात नहीं, रिपोर्ट वाली बात करते अपन जो है। नेक्स्ट, दिस हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट टुवर्ड द नेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, बट हाँ आपको ये मानना पड़ेगा। जैसे आपका घर है, मस्त डेकोरेशन करते हो, दिवाली आती बिल्कुल सजाते हो, सब कुछ करते हो, तो एक डिसिप्लिन से करते हो ना। प्रभु की पूजा पाठ, लक्ष्मी जी आए, कुबेर जी आए, तो ये हमारा देश घर नहीं है, ये देश हमारा घर ही है ना। इसी घर की वजह से तुम्हारी इज्जत है। आज यूएसए में चले जाओ, क्या बोलते हो, आई एम इंडियन, तो इंडियन किस बेसिस पे बोलते, वो हमारा घर है, इंडिया हमारा घर है ना। तो हमारे घर को स्वच्छ रखना, साफ रखना, ये किसकी जिम्मेदारी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए ना। तो वही चीज लिखी है, सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट टुवर्ड द नेशन। अब तुम हेलमेट नहीं लगा रहे, किसकी जिम्मेदारी है? अब किसी के साइज का नहीं मिल रहा, वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो सिनेरियो अलग हो सकता है, ठीक है। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। दे हेल्प इन रियलाइजिंग नेशनल गोल बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन सिटीजन रेदर मेरी स्पेक्टर्स। मतलब ये कहना यही चाह रहा है कि हर एक व्यक्ति को पार्टिसिपेशन करना चाहिए देश में। देखिए मैं फिर नहीं बोल रहा, आप देश की सेवा हर तरीके से कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूं, आपको ज्ञान देके आप कर रहे हो, पढ़ाई करके देश की सेवा ही हो रही, एजुकेटेड बनोगे, कुछ भविष्य में करोगे, इंजीनियर डॉक्टर सब बनोगे, देश को कंट्रीब्यूट करोगे, इसी में डेमोक्रेसी और इसी में आपका कमिटमेंट है, ठीक है। हर कोई बॉर्डर पे जाके लड़े जरूरी नहीं, ठीक है, बट हाँ अगर किसी की स्वेच्छा, जैसे आप लोगों की ये देश की सेवा करना है बॉर्डर पे जाके, तो आप कर रहे हो ना, करोगे भविष्य में। तो चलो अब हमारी लिस्ट आ जाती है फंडामेंटल ड्यूटीज की, और बहुत शानदार लिस्ट है ये, ठीक है, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है। समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है? सुमित गुस्से में आ गया है। चलो ये हमारे देश के नौजवान हैं। देश का भविष्य ये तो आइडिया ये। चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट पढ़ो जरा। To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions in national pride and national anthem. अभी बेटा, अभी हाँ, अभी बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जब जाके तो हमारे थिएटर में नेशनल एंथम बजने लगा, नहीं तो पहले बजता था। अगर आप 10 साल पहले, अब बजता है, 10 साल पहले जाओ नहीं बजता था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद लोगों ने भी आर्ग्यू किया कि हाँ नेशनल एंथम बजना चाहिए। चलो अपना ओपिनियन क्या बोल रहे थे? वही मैं बोल रहा था कि मतलब अरे रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, हम अपने देश की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक सच्चा नागरिक रूल इसको प्रॉपर फॉलो करके, आपको क्या लगता है? कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करेगी तो देश की इज्जत होगी। बिल्कुल, आपको सेम सेम मतलब क्या, सैंडविच? मुझे लगता है कि ना जिस चीज की रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो तो रिस्पेक्ट होगी, उसके बाद तो अब मेरा ओपिनियन दूं? देखो कैसा है, मैं मानता हूं इस देश में जब एक महिला की इज्जत होगी, महिला की इज्जत मतलब महिलाओं को इक्वलिटी मिलेगी, जब मैं मानता हूं इस देश में सच में एक डेमोक्रेसी और हमारे संविधान का एक रिस्पेक्टफुल नजरिया बनेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे भी तर्क है। आज भी अब हमारे सोसाइटी में देख लो, आज 26 जनवरी है,
क्यों आज रेप नहीं होगा क्या? हो सकता है। हो सकता है कि हो रहा होगा, कहीं हम पढ़ रहे हैं शायद हो रहा होगा। किसी महिला के साथ अनटचेबिलिटीज हो रही होगी, शायद वो दलित महिला हो सकती है। हमारे देश में अभी भी बच्चा भूख के मारे रोड पे तड़प रहा होगा, होगा। बच्चे सिग्नल पे बैठ के भीख मांग रहे होंगे अभी भी। अब हम अच्छी जगह पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की कहां रिस्पेक्ट कर पाए? कहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट कर पा रहा है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो या डीपीएसपी हो, हमने क्या बोला था कि वुमेन्स को इक्वल दर्जा देना है, बच्चों को राइट्स देना है, गरीबी से बाहर निकालना है, बेगारी से उनको रोकना है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करी थी आर्टिकल 23 के अंदर। तो जब तक हम अपने संविधान को मानते ही नहीं है, हम अपने संविधान को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं? नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट। कहां से हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं? अब आप बोलोगे सर मैं अकेला कुछ कर सकता हूं। बेटा क्यों नहीं कर सकते? बापू तो अकेले निकल गए थे पूरे देश को सुधारने। क्यों बापू ने नहीं सुधारा देश को? अकेला वो इंसान, और वो उम्र में, और तुम तो जवान हो, इस देश की युवा पीढ़ी हो, तो बस नेशनल फ्लैग को अपने दिल से लगा लेने से आप कॉन्स्टिट्यूशन को पालन कर रहे हो? आप नेशनल एंथम में 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हो तो ये आपका पालन है? ये रिस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की? आई थिंक सो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद आपका ओपिनियन हो सकता है, बट मेरा तो नहीं। मैं ये मानता हूं जब मेरे इंडिया से, मेरे भारत से गरीबी हटेगी, पॉवर्टी हटेगी, बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा और वुमेन्स को इक्वल राइट मिलेंगे, बराबरी का अधिकार मिलेगा, जब मैं मानता हूं कि मेरे संविधान का रिस्पेक्ट हो रहा है। पर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज बोल रही है। अभी आप देखना 26 जनवरी 12 बजे के बाद रोड पे झंडे फेंके हुए मिलेंगे, मिलेंगे। बचपन में हमने भी ऐसी कुछ हरकतें करी होंगी, शायद आज तो हम मैच्योर हो गए हैं, इस वजह से हमको पता है। नेशनल एंथम में जन गण मन जब चालू हो जाए तो स्ट्रिक्ट, और बाकी समय चलने दो जिंदगी जैसे चल, यही होता है। तो ये हमारी रिस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की। बेटा रिस्पेक्ट अगर करनी है ना, तो संविधान के कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको समझो, गहनता से समझो। अब तो आप पढ़ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है आपको फॉलो करना चाहिए। मैंने नोटिस किया है जब स्कूल में ना जनगणना मन बसता है ना, तो स्कूल के अंदर को लोगों के ना वो स्टेट कर रहे थे मार्केट में। ऑब्वियसली बात, वो बोलते हैं हमारा काम हम देख लेंगे, उनका काम वो देख लेंगे। अभी ये हो गया ना, मार मार के हमको गधा बनाना है। आपके दिल से रिस्पेक्ट नहीं आ रही है तो आप क्या ही कर लोगे? जनगण गण में खड़ा करना है, या है वंदे भारत में खड़ा करना है, या भारत माता की जय पे खड़ा करना है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो इसलिए तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका कर्तव्य है, करना है तो करो, नहीं करना है तो आप कोर्ट में तो जा नहीं सकते हो, है ना। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ फ्लैग की रिस्पेक्ट और हमारे जनगण मन की रिस्पेक्ट सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, हमको और भी अपने लेवल पे सुधार करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बोलूं ना, 2021 के अंदर 1.5 लाख मौतें हुई है एक्सीडेंट से। 1.5 लाख, एनसीआरबी का डाटा पढ़ो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई है एक्सीडेंट से, बिकॉज ऑफ नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अब अगर आप रूल्स, अगर अपने संविधान को बचाना चाहते हो, कम से कम ट्रैफिक रूल्स ही फॉलो कर लो। हमसे 2 मिनट सिग्नल पे खड़ा नहीं हुआ जाता है। ऐसी कौन सी घाई होती दुनिया में? कौन से तुम्हें प्रेसिडेंट बुला ही रहे हैं कि भाई अब मैं पहुंचूंगा तो प्रेसिडेंट काम करेंगे, नहीं तो प्रेसिडेंट काम ही नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री का कौन सा इन्विटेशन तुम्हारे लिए रुका होता है? मुझे तो आज तक नहीं समझ आया। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आप सोचो ना, 2 मिनट हम सिग्नल पे नहीं रुक सकते क्या? हम फॉलो नहीं कर सकते क्या ट्रैफिक रूल्स? हम हेलमेट नहीं लगा सकते क्या? हमारी सेफ्टी के लिए है ना ये। हम बचेंगे ना। एक्सीडेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली गाड़ी आपके सर पे लग जाए, आप गिर जाओ, मरोगे कौन? आप मरोगे ना, कोई और मरेगा? तो किस लिए ये चीजें है? आप ही के भलाई के लिए।
तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट इस तरीके से करनी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट सर वो नेशनल एंथम में वो भारत के जो आउट ऑफ इंडिया टीम है ना, उनके लिए नहीं बजते। तो उनके लिए क्यों बजेंगे, वो क्या अपने देश में रहते हैं? वो हमारे लिए है बस। बाबा हमें अपने देश की इज्जत कर ले, कोई बड़ी बात है, बाकी तो बाद में देख। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम। हमको इससे कोई वास्ता ही नहीं, सच्चाई बोलूं तो ये सब बस लिखावटी बातें, मुझे यही लगता है। पता है जब बोलता हूँ ये वीडियो अपलोड होगा, दो चार लोग तो मुझे शायद नीचे गाली वाली बकने लग जाएंगे। पर लिटरली मैं बोलूं, मैं जो बात है वो फैक्ट कर रहा हूं, आप कुछ समझ रहे होगे, जो समझदार व्यक्ति वो समझेगा। मुझे एक बात बताओ, हम कौन से नेशनल फ्रीडम जो स्ट्रगल हमारे लिए किए, उनके कौन से नोबल विचार हम पढ़ते हैं, कौन से नोबल। गांधी जी को तो आज तक हम जान नहीं पाए, जब दो चार दिन में तो गालियां देते रहते, टकला बोलते रहते, बुढ़ा बोलते रहते, ये रिस्पेक्ट है उनकी। वो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे, और जैसे सुभाष चंद्र बोस की बात आती है, जय हिंद, ऐसा हो जाता। क्यों बेटा, सुभाष चंद्र बोस खुद गांधी जी की इतनी रिस्पेक्ट करते थे जितनी तो आप कभी सोच नहीं सकते। अच्छा, गांधी जी ने क्या किया था फिर? अच्छा, मतलब गांधी जी अपने आप को फांसी चढ़ा देते तो वो बलिदान हो जाता। नहीं नहीं, वो आर्ग्यूमेंट कुछ अलग बेसिस पे दे रहा है, समझ रहे। तो ये चीजें आप पहले समझो। देखिए हमारे फ्रीडम फाइटर क्यों, अशफाक उल्ला खान कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था, तो कभी पढ़ा है उसके बारे में? ना, मुझे पता है, नाम ही नहीं पता होगा। प्रफुल्ल चक्की नाम सुना है, कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, वो जनरली तो वो मेरी फोटो देख के ही समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका राम प्रसाद बिस्मिल, नाम ही नहीं सुना, हमने वास्ता ही नहीं। क्यों, ये फ्रीडम फाइटर नहीं थे? ये फ्रीडम फाइटर, अरे बाबा चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने तो अपने आप को निछावर कर दिया था देश के लिए, बोला मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, नहीं मरता किसी की गोली से, खुद को गोली मार ली थी, मैं अंग्रेजों के अगेंस्ट जाऊंगा, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा और मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। ऐसे लोग, उनके विचार कभी हमने पढ़े नहीं? पढ़े, हमको वास्ता ही नहीं, क्या मतलब क्या पढ़ना है, समझ रहे हो। तो बात क्या कर रहा है, सेकंड हमको क्या करना है, नोबल आइडियाज जो कि अच्छे विचार है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, अच्छे विचार है। अब वो फ्रीडम फाइटर तो नहीं है पर विचार तो अच्छे हैं उनके। एक यूथ को विचार अच्छे होने चाहिए कि नहीं? आज यूथ 30-32 साल में तो बुढ़ापे की ओर भाग रहा है, समझ रहे हो। और जो हमारे नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम हुए हैं, हम उसको पढ़ना है, जैसे स्वदेश मूवमेंट्स हो गए हमारे, उसके बाद दांडी यात्रा वगैरह हो गई, ठीक है ना, ये सब मूवमेंट्स हमको पढ़ने चाहिए और जानना चाहिए, ठीक है। आई होप तो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिखती है, वो 26 जनवरी और कब दिखता है, 15 अगस्त को। सोवेनिटी मतलब, यूनिटी मतलब, इंटीग्रिटी मतलब, पढ़ाया है मैंने सब, प्रियम्बल बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें हमारे देश की संप्रभुता बचा के रखनी है, इंटीग्रिटी बचा के रखना है, हमारे देश को कोई कंडेम ना करे, ऐसी कोई रिस्पेक्ट हमको बचा के रखनी है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। भाईचारा बना के रखना है, हर 2 दिन में मुस्लिम से झगड़ा नहीं करना है। समझ रहे हो। मैं आज भी नहीं समझ पाता हूँ लोगों को परेशानी क्या है मुस्लिम से, और वो कुछ पाखंडी लोग बैठ जाते कथावाचक करने फालतू के, और मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे, अरे बाबा इंसान है वो भी, जीने। ज्यादातर नहीं करते क्योंकि वो उसको अरे बाबा हर इंसान नहीं करता है, कुछ पापी हमारे हिंदू में नहीं है क्या, तो कुछ उनमें भी होंगे, पर सब है क्या? अरे फिर वही बात, ये क्वेश्चन मार्केबल, तूने काटते हुए देखा फिर? तो ये सब डाउटेबल ही चीजें हैं, और इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। देखो ये यूनिटी खराब, ये पॉलिटिक्स है बस, और कुछ नहीं।
आपको लड़वा देंगे मंदिर मस्जिद के नाम पे, और फिर क्या करेंगे, आपसे वोट बटोरना होता है और फालतू की चीजें चल रही है। अभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे यही बोलूंगा कि मैं ये पूछना चाहता हूं, ये राम मंदिर जो उद्घाटन हुआ है, ठीक है ना, प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है, शंकराचार्य के जो ग्रुप से है वो कोई गया ही नहीं है। बताओ, इतने बड़े जो संत महात्मा वो तो गए नहीं। मैं बिल्कुल ये चीज को नहीं बोल रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मुझे भी खुश हुई, राम लला हमारे देश में स्वविराज हुए, पर मुझे एक बात बताओ, अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य था? शंकराचार्य बोल रहे हैं मंदिर के जो कलश होता है वो भगवान के बाल होते हैं, उससे कुछ भी नहीं है, वहां कैसे आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? सोच लो, तो प्राण प्रतिष्ठा जब होनी चाहिए ना, जब मंदिर बन जाए। किसी का घर बना नहीं, पहले उसको रहने के लिए बोल दोगे क्या? और एक सब लोग क्या बोल रहे हैं, शंकराचार्य को 5 लाख रुपए दिए गए, सब वही सब भाई सीधा सब समझते हैं, सब समझते हैं। मई में इलेक्शन आने वाला है, मई में इलेक्शन आने वाला है 2024 का, इस वजह से फालतू का ड्रामा हुआ है। कोई शुभ मुहूर्त नहीं था, सच्चाई भाई। रामनवमी के दिन कर देते, रामनवमी के दिन करते, उनका जन्मदिन था, उस दिन उनको घर लाते, क्या परेशानी थी? इतना साल वेट किया और कर सकते 500 साल किया, अब नहीं कर सकते तो क्योंकि बस 2024 में इलेक्शन है ना। चलो आगे देखें। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अप टू सो। अब देख लो भाई, आप फौज में जाना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि आपको पेमेंट मिलेगी। देख लो लिखा, रेंडर नेशनल सर्विस कॉल अपॉन, और डिफेंड द कंट्री। आपको देश की सुरक्षा के लिए बुलाया जा सकता है, पर जरूरी नहीं आपको पैसा दिया जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसी कंडीशन बन जाए तो। जैसे एनसीसी कैडर है, उनको देश की सेवा के लिए बुलाया जा सकता है, पर जरूरी नहीं उनको पैसा दिया जाए। तो जब देश को आपकी आवश्यकता होगी आपको बुलाया जाएगा। जब देश को आपकी आवश्यकता होगी, जैसे कोविड में था, एनसीसी कैडर्स को बुलाया गया था, ठीक है, तो नहीं, फ्री में काम करना। क्या हो रेंडर मतलब जब आवश्यकता होगी जब बुलाया जाएगा। जैसे हमें तो है नहीं फिलहाल, अगर युद्ध छिड़ जाए पाकिस्तान और चाइना दोनों से, तो हर देश का नागरिक फौज में भर्ती होगा, सब फौज में जाएंगे, 2 महीने की पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग, और हम बॉर्डर पे। यूक्रेन में किया था। हाँ। चलो देखो नेक्स्ट, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड। मतलब हमें क्या करना है, ब्रदरहुड रखना है, देश में भाईचारा रखना है। प्रमोट हार्मनी, पीस, संयम बनाए रखो। स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, हर व्यक्ति को भाईचारा रखना है। अमॉन्ग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडिंग रिलीजन, कोई भी रिलीजन का हो उसका भाईचारा रखना है। लिंग्विस्टिक, वो किसी भी भाषा से क्यों ना हो, और किसी भी रीजन, मतलब किसी महाराष्ट्र का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, हमें भाईचारा रखना है, ठीक है। सेक्शनल डाइवर्सिटी एंड द रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोग्रेट टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, मतलब हमें वुमेन्स का भी सम्मान करना है, समझे। वो ये स्पष्ट कहना चाह रहा है कि आपको हमारे देश में भाईचारा का व्यवहार रखना है। प्लस दूसरी चीज, कोई रिलीजन, कोई जाति, कोई धर्म से कोई वास्ता नहीं है, मुद्दा बस यही है, आपको भाईचारा बना के रखना, देश की संप्रभुता को बचा के रखना, ठीक है, क्लियर। इजराइल में है ना, इजराइल है, क्या हुआ? चाइना का तो आई थिंक सो, नॉर्थ कोरिया में ना, नॉर्थ में होगा, साउथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको यूएसए सपोर्ट करता है। साउथ कोरिया को तो यूएसए सपोर्ट करता है ना, आर्मी की आवश्यकता ही कहां है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज साइज ऑफ द कंट्री इन द कंपोजिट कल्चर। मजा आ गया भाई। हम ताजमहल जाएंगे और रवि और शीला उस पर दिल बनाएंगे, और दिल बना के उसमें तीर जरूर लगाएंगे, ऐसा दिल बनाएंगे, ये वाला दिल, ये वाला दिल, और यहाँ मेरे ऐसा तीर बनाएंगे, ऐसा वाला, ऐसा 1 2 3, ऐसा 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 दिल बनाएंगे हम जाके। अरे मूर्खो, अरे गधो, अरे बाबा, वो हमारी हेरिटेज साइट है, प्राचीन वस्तुएं हैं वो, उन पे अपना दिल बना के क्या अपना दिल निछावर कर रहे हो? क्या करना चाहते हो?
है निशानी बना, तुमने बना के गए थे क्या वो सब चीजें? हैं, तुमने बनाया था क्या जो ये दिल बना के वहां प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो? तो हमको क्या करना है, प्रिजर्व करना है हमारी रिच हेरिटेज साइड, हम कंपोजिट साइड्स। इतने इतने 6 बीसी सेंचुरी के, वो एलोरा का जो मंदिर है 6 बीसी सेंचुरी में बना हुआ है। एलोरा, एलोरा ग्रीनेश्वर टेम्पल के बाजू में जो एलोरा औरंगाबाद में, भाई वो 6 बीसी सेंचुरी का बना हुआ है। उस पे जाके लोग नकाशियां बनाने लगते। मैं तो कहता हूं उनको वहीं डेड बॉडी दफनाओ, उनकी फोटो वहां चिपका दो। तो हमें क्या करना है, हमें रिच हेरिटेज साइड हमारे देश की बचाना है, प्रिजर्व करना है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखो यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, आईएमपी नोट कर लेना 6 वाला, ये डीपीएसपी के अंदर भी है, ठीक है ना? तो क्या है, हाँ 6 1 2 3 4, नहीं ये मिस्टेक हो गया होगा, तो वैसे फिर वो 11 हो जाएंगे, ठीक है? वो मिस्टेक है, बाय मिस्टेक है, आप सीक्वेंस में लिख लो, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। 5 6 ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9, ये 10, ये 11, ठीक है? 11 थे, अब 10 रह गए, तो कुछ कुछ चीजें माइनस हुई, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है? टू प्रोटेक्ट इंप्रूव द नेचर एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड द कंपोजिशन ऑफ लिविंग कल्चर। मतलब हमें इस कुदरत को बचाना है। कुदरत में किस किस चीज को, फॉरेस्ट को बचाना है, लेक्स को बचाना है, रिवर को बचाना है और वाइल्ड लाइफ को बचाना है, ठीक है? और लिविंग क्रिएचर्स को भी बचाना है, ठीक है? आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड, ये सब चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है? यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है कि आपको लिविंग क्रिएचर्स बचाने हैं। दिख रहा है क्या, वहां पिन करने लगी क्या? तो अच्छा नहीं, वो थोड़ा सा क्या मच्छर अच्छा है, ठीक है? समझ में आया? दूसरी चीज हमको क्या करना है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमरस एंड स्पिरिट ऑफ इंक्विक एंड द रिफॉर्म। मतलब देखो ये चीज नहीं बोल रहा है कि आपको धर्मशास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, आपको ये नहीं बोल रहा है। अगर कोई ये पढ़ के फालतू का ज्ञान दे रहा है तो उससे दूर रहिए। वो ये कहना चाह रहा है कि आपको साइंटिफिक डेवलपमेंट अपने अंदर डेवलप करनी है। टेम्पर, टेम्पर का मतलब समझता विचार। जो साइंटिफिक टेम्पर है मतलब आपको क्वेश्चन मार्क उठाना आना चाहिए। अगर कोई आपको बोल दे कि ऐसा होता है पर ऐसा क्यों होता है, आपके अंदर क्वेश्चन उठना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, उस पर रीजन तो उठना चाहिए ना। ये फल नीचे गिर रहा है, अरे भाई क्यों गिर रहा है, क्या रीजन क्या है? उसी को बोला था साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है? अब हमारी जो माइथोलॉजी है, ठीक है, हम माइथोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है और वो हाइपोथेटिकली चीजें बनाई गई है, ठीक है? कि जटायु पे बैठ के ऐसे ऐसे वहां श्री राम जी चले गए थे। आई थिंक तो यार जटायु इतना भी बड़ा नहीं है कि 100 किलो का आदमी उठा के वो उड़ ले। अरे नहीं ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे बात फालतू की लोग करते रहते हैं, ठीक है ना? और दूसरी चीज है, देखो माइथोलॉजी में ये सब चीजें जो है वो अलग चीज है। तो आप क्वेश्चन मार्क देखो, जो हिस्टोरियन होते हैं वो सब चीज को बिलीव ज्यादा करते नहीं है। जब तक एविडेंस ना मिले, साक्ष्य ना मिले, जब तक वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते, ठीक है? तो वो यही कहना चाह रहे हैं, आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, आप सोचने विचार है। भाई अंधश्रद्धा पे आपको विश्वास नहीं करना है, विश्वास किस पे करना है, जो होता है उस पर विश्वास करो। अब कुछ ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं अच्छा आपने विश्वास ऐसे नहीं करते, अच्छा आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, अच्छा फिर वो एग्जाम्पल क्या देंगे पता है, आप जहर खाए हो कभी? नहीं। फिर अब वो क्या बोलेगा सामने वाला, आप जहर खाए हो कभी? तो बोलेगा नहीं, आप जहर नहीं खा, तो आपको कैसे पता हो आप मर जाओगे जहर खाने से? तो वैसे ही भगवान आपको पता नहीं है पर है। तो मैंने कब बोला, मैंने कब बोला नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं यही बोल रहा हूं हाइपोथेटिकली कि भाई नहीं हो सकते, हो भी सकते। तो बट आप साइंटिफिक डेवलप करो ना। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मैं खुद भगवान की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं खुद पूजा पाठ करता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि अंधश्रद्धा पे बिलीव करने लग जाऊं, एनिमल सेक्रीफाइस देने लग जाऊं, ह्यूमन सेक्रीफाइस देने लग जाऊं, नर बलि देने लग जाऊं, है ना? इससे क्या मतलब है? अभी मुझे आज तक नहीं समझ में आया वो बलि देने से कौन से भगवान खुश हो जाते, मुझे तो आज तक नहीं समझ। एक दिन अपनी खुद की बलि देके देखो फिर पता चलेगा।
देखो लिटरली मैं सब चीजों को बिलीव नहीं करता, सच्चाई है, मैं नहीं करता। देखो आप करना चाहते हो आप करो, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूं, मेरे विचार रखने के लिए, आप भी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हो। अब बहुत से भाई यूट्यूब से इतने इतने वीडियोस पड़े हुए हैं अंधविश्वास के, आप देख लो, आपको भी यकीन बढ़ जाएगा। पर मुझे वो देख के अपने दिमाग को और कचड़ा नहीं करना। आप पढ़े लिखे लोग हो, क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए। नेचर के पास खुद एक एनर्जी है, नेचर अपने हिसाब से खुद चलता है, कुदरत ने खुद अपने पास इतनी पावर रखी है, समझ लो। तो आपको ये समझना है कि भाई नेचर के पास खुद पावर है, इंट्यूशन से चीजें होती हैं। पर अब ये बोल रहे हो कि ये भगवान ये कर देगा, भाई हमारे यहाँ तो हर गली में भगवान अलग मिल जाते हैं, हर गांव में अलग भगवान मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका विश्वास है, आप कर सकते हो, जैसा आपकी सोच वैसा आपका मन वैसा आपके विचार। बट मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो साइंटिफिक डेप्थ पर डेवलप करो, क्योंकि भाई एक सैनिक और एक ऑफिसर में डिफरेंस तो होता है, और उसी का होता है कि उसका साइंटिफिक डेप्थ पर डेवलप होता है। समझ लो, चीजें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। आ गई वही बात, अरे भाई हमको पब्लिक प्रॉपर्टी बचानी है भाई, और वायलेंस करने से रोकना है, वही बसें मत जलाओ, ठीक है ना, वही लिख रहा है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे मंत्रालय हो गया हमारा, विधानसभा हो गया, ये सब जो एरिया होता है, और जैसे हेडक्वार्टर्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, इनको सेव करो, इनको तहस नहस मत करो। पब्लिक क्या होती, भड़क जाती है तो वहां जाके तोड़ने फोड़ने लगती, वो नहीं करना। चलो, the strip toward the excellence, all sphere of individual collective activity of the nation consider rising higher level of endeavors and achievements। ये बोलना चाह रहा है, हमें कलेक्टिवली आगे बढ़ना है, ब्रदरहुड के साथ आगे बढ़ना है, प्लस दूसरी चीजें हमें अपने आप को इस लेवल पे तैयार करना है कि एजुकेशन का तो साथ हो, प्लस हम लोग भाईचारे के साथ, इक्वलिटी के साथ हम लोग क्या करें, अपने समाज में आगे बढ़ सके। तो हमारा जो ये बोल रहा है टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस, हमको एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। जैसे अमेरिका को देख लो, आज एक्सीलेंस की तरफ है ना वो, तो हम क्यों नहीं। उसके बाद स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटीज, हमको सबके साथ मिल के आगे बढ़ना है। देश किसी एक से नहीं बना है, देश सबसे बना है, हर एक नागरिक इस देश का नागरिक है। एक वोट से भी इंसान हारता है, एक वोट अगर किसी ने नहीं दिया तो हार जाएगा वो, ठीक है। दूसरा, टू नेशन कंसिडर राइज द हायर लेवल, हमको हमारे देश को ऊंचाइयों पे लेके जाना है। एंड इंडिवर्स एंड द अचीवमेंट, हमारे देश के कुछ अचीवमेंट होने चाहिए, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, हेल हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, आसमान पे लेके जा रहे हैं। जैसे चंद्रयान, आदित्य L1, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या दिखा रही कि हमारे देश का कितना हाई लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। लास्ट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, फिर आ गया एजुकेशन पे बात, तो लिख लो 2002 86, मैं बोला 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंदर ये लाया गया। 6 से 14 साल के बीच में हर बच्चे को एजुकेशन देना है। हो गया, मैं इसको बंद कर दिया, और 20 वाला रेड वाला बटन दबा